नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब पर मेरे चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे कॉमरेड कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल हो जाने से, जिससे बहुत एक बड़ा झटका लगा है। कम से कम लिबरल खेमे की राजनीति को एक बड़ा हथियार भी मिला है ट्रोल सेना को अब कांग्रेस के ऊपर और भी हमले करने का। लिबरल खेमे का और ख़ासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टियों का जो एक हिस्सा है वो बहुत दुखी है और कॉमरेड कन्हैया के इस काम को पतन बता रहा है, विचलन बता रहा है, भटकाव बता रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है और ये हमेशा की तरह अगर कम्युनिस्टों ने फिर से नहीं सोचा, ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। इट्स अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। कन्हैया ना पहले कोई कॉमरेड हैं जो कांग्रेस में गए हैं, इसके पहले जेएनयू के कम से कम 2 और छात्र संघ अध्यक्षों को मैं जानता हूँ और सब जानते हैं, कॉमरेड संदीप सिंह और उसके बाद मोहित पांडे, जो दोनों कांग्रेस में ही हैं। और भी लोग हैं जो अन्य पार्टियों में गए हैं, लोग आप में गए हैं। परिमल भाई आप में गए थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे एसएफआई के। तो ये जो विचलन है, खैर इसके पहले फिर से एक बार अपील कर लूँ कि अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक और साझा करें। सो कमिंग बैक टू कॉमरेड कन्हैया कुमार ज्वाइनिंग कांग्रेस और जिग्नेश मेवानी, युवा नेता, चर्चित नेता। मुझे दलित नेता शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम किसी को सवर्ण नेता तो कहते नहीं, पर फिर भी एक बुलंद दलित आवाज़, दलित हकों की आवाज़, वे भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं कि नहीं, इसमें तो थोड़ा संशय है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन ये बहुत साफ है कि वो उन्होंने मतलब समर्थन दिया है क्योंकि वो उस मीटिंग में मौजूद थे। नाउ कमिंग बैक टू कन्हैया, इट्स अ ह्यूज मूवमेंट, इट्स indeed a huge moment. Kanhaiya had emerged as a voice of the young left, if not all left. एक बड़े धूम्रकेतु की तरह उभरे कन्हैया और उसके लिए मोदी सरकार के जो कुछ अच्छे काम हैं उनमें से ये है कि एक लगातार दिशाहीन होती जा रही युवा पीढ़ी को कुछ आइकन देना। वो कन्हैया हूँ, वो उमर खालिद हूँ, वो जिग्नेश मेवानी हूँ, अल्पेश ठाकुर जैसे लोगों का लौट जाना हूँ, लेकिन हार्दिक पटेल हूँ जो अब कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात में। तो एक नया यंग ब्लड जो इनकी ट्रोल सेना के खिलाफ ही इन्होंने खड़ा कर लिया, वो एक बहुत अच्छा इनका एक बहुत अच्छा नहीं, दैट्स द ओनली गुड थिंग दे हैव डन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। सो कमिंग बैक टू कन्हैया, एज आई सेड, कन्हैया इज नॉट द फर्स्ट वन टू गो फ्रॉम द लेफ्ट रैंक्स। मैंने 3-4 नाम आपको बताए, कुछ लोग चले गए बहुत उम्मीद के साथ जो उभरे थे, संदीप, मुना दास जैसे लोग जिनकी पॉलिटिकल लोकेशन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैं ये बहुत साफ जानता हूँ कि वो एक्टिव नहीं है। कॉमरेड प्रोसेनजीत दा, जिन्होंने एसएफआई को पूरा रिवाइव किया जेएनयू में आयशा की पहली लहर के बाद, फिर बहुत साल केवल एसएफआई ही जीतती रही। वो जो सीपीएम के रिसर्च डिपार्टमेंट के मुखिया रहे बहुत दिन तक, अभी भी आप उनके लेख पढ़ते रहते होंगे द हिंदू से लेकर के तमाम सारे अखबारों में। वे सीपीएम का हिस्सा नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई एक जाता है तो ही माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन ओके डिविएशन, लेकिन अगर लगातार जा रहे हैं और हर लेफ्ट पार्टी से जा रहे हैं तो फिर इन लेफ्ट पार्टियों को भी सोचना होगा और बताना होगा कि ये क्यों हो रहा है। आप हर बार उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं और लीडरशिप को आप हर बार ऐसे छोड़ नहीं सकते। ये पहली बात। इस जाने न जाने के कारण बड़े हैं, काफी बड़े हैं, उन पे भी आते हैं, लेकिन सबसे पहली बात कि कन्हैया के जाने से कोई वामपंथ का आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है। मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि आंदोलन नेता आंदोलन नहीं पैदा करते, आंदोलन नेता पैदा करते हैं। वो चाहे काउंटर रेवोल्यूशन हो जैसे जेपी की हो, वो आंदोलन उन्होंने नहीं पैदा किया था, जनता में गुस्सा था, ही टैप्ड दैट एंगर। हाँ, उस आंदोलन ने बहुत जननेता पैदा किए, लालू यादव जी जैसे लोग हों, किशन पटनायक जी जैसे लोग हों, जो बाद में पतित हो गए लोग हों, नीतीश कुमार हों, भाजपा की गोद में जाके बैठ जाने वाले नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग हों, रामविलास पासवान जैसे लोग हों, लेकिन उस आंदोलन ने बहुत नेता पैदा किए थे। और अभी तो देश में चल रहा फांसीवाद है, इसके खिलाफ के आंदोलन ने भी बहुत नेता पैदा किए हैं और ये करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कन्हैया के जाने से कोई आंदोलन खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं खत्म होने जा रहा है।
now, but can we fault Kanhaiya for his departure when so many have left? Not one, not two. मैंने बताया आपको कतारें, और ये कतारें केवल JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं। मैं जब छात्र राजनीति में आईसा में आया था, उस समय कॉमरेड महेंद्र मिश्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, कॉमरेड OP पाल प्रदेश उपाध्यक्ष थे, कॉमरेड अरविंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, कॉमरेड क्रांति वॉज जनरल सेक्रेटरी और समथिंग, जिसमें OP और मेरे गुरु जैसे रहे। OP हमेशा आंदोलन के टीचर जैसे रहे। मैं उनको जानता हूँ, कैलाश सत्यार्थी के साथ काम कर रहे हैं। कॉमरेड क्रांति अभी कांग्रेस के साथ हैं। कॉमरेड शुएब जो उस टाइम के ML के बड़े नेता रहे थे, वो कांग्रेस के साथ हैं। इन लोगों को तो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। सो अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अगर आप इस सवाल से उलझेंगे तो आपको वो दिक्कत समझ में आएगी जो हमारे फॉसिलाइज्ड हो गए कम्युनिस्ट मूवमेंट की जड़ में। पर अभी उस पर थोड़ी देर बाद में आता हूँ। डेमोक्रेटिक सेंट्रिज्म नाम की एक बीमारी है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, जनतांत्रिक केंद्रवाद, पर उसके बारे में थोड़ी देर बाद में आता हूँ। अभी बस इतना कहूँ कि ये जो बीमारी, जो युवा वर्ग है, खासतौर पे हम जैसे लोग जो मूवमेंट में सोवियत यूनियन के पतन के बाद आए, हम उस पीढ़ी के लोग हैं। जब हम लोगों ने कम्युनिस्ट झंडा थामा तो हमारे घर परिवार वाले ही हमसे बोलते थे और मजाक उड़ाते थे कि दुनिया भर में खत्म हो गए और तुम यहाँ पे मार्क्सिस्ट बनने चले हो। तो इस पीढ़ी के पास वामपंथ में आने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई लुक्रेटिव मास्को की यात्राएं नहीं थी, रूस में पढ़ना नहीं था, सोवियत यूनियन के न्योते नहीं थे। इस पीढ़ी के पास कम्युनिज्म में आने के बाद कोई उम्मीद नहीं थी। और ख़ासतौर पे उस ज़माने में तो आईसा जैसे संगठनों तक में, क्योंकि CPM वगैरह में तो फिर भी कम से कम अकेडमिक्स में आपको जगह मिल जाती थी, बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये जो हाशिए वाले संगठन उनके पास तो वो भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग आते रहे। अभी तो वो जगह भी चली गई। और ऐसे में जब लोग आते हैं तो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, और उससे ज़्यादा उम्मीद पार्टी सिस्टम को होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? आप पार्टी यूनिट बनाते हैं, एक पार्टी सेल बनाते हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों का हक है, सारी पार्टियों का हक है, सारी पार्टियां ये करती। लेकिन अगर आप उस सेल में, आप जो आपका छात्र संगठन है, आप उसको केवल अपने मेन संगठन का भोंपू बना देते हैं कि जो ऊपर से फैसला आएगा वो लागू होगा, तो ये नए लड़कों की आवाज़ दबती है, नए लड़के लड़कियों की आवाज़ दबती है, नए साथियों की आवाज़ दबती है। वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। खासतौर पे तब जब आपका जो लैंग्वेज है वो तक नहीं बदला है, आप उसी पुरानी एकदम फॉसिलाइज्ड लैंग्वेज में जी रहे हैं, इजारेदारी, पूंजीवाद, दिस दैट एंड ऑल दैट। आपका तो रेटरिक तक नहीं बदला है। दुनिया बहुत बदल गई कॉमरेड। वोल्गा गंगा के नीचे के मतलब के पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है। अभी कुछ जो दिक्कतें हैं, आप अभी तक पार्टी संगठन के भीतर कॉमरेडों का निजी व्यवहार तक तय करना चाहते हैं। दिस विल नॉट डू। डेमोक्रेटिक सेंट्रिज्म नाम की बीमारी, अब उस पे हूं। 10 लोग बैठते हैं और वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि ज्योति बसु जैसा करिश्माई नेता, गोली खाने से मार्क्सवादी जीवन की शुरुआत करके आने वाला नेता, जिंदगी में कभी करप्शन के आरोप तो दूर रहे, किसी किस्म के विवाद में ना पड़ने वाला नेता, जब उसके एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आता है, और दिस इज नॉट इंडिविजुअल, और उस बहाने लेफ्ट फ्रंट को एक बड़ा मौका मिलता है कुछ करने का, अपनी छाप छोड़ने का। वो सरकार बनती तो 6 महीने बाद ही कर जाती, लेकिन 6 महीने तो चलती, पर गिरना उसे 6 महीने में नहीं था। तो आप इस डेमोक्रेटिक सेंट्रिज्म के तहत बैठ के एक फैसला ले लेते हैं कि नहीं, लेफ्ट विल नॉट लीड द गवर्नमेंट, लेफ्ट विल नॉट एंटर द गवर्नमेंट। ये CPM का फैसला था। कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता CPI के गए थे सरकार में, कॉमरेड चतुरानंद भी थे, शायद 2 मंत्री थे CPI के हमारे, मुझे याद है। मैं CPI का नहीं था, लेकिन मैं पूरे लेफ्ट को हमारा ही बोलता हूँ। प्रकाश कारात के नेतृत्व में हुआ ये फैसला, बाद में प्रकाश कारात ने भी झेला। अभी इसकी जो नवीनतम मानगी है वो ये है कि बावजूद उसके कि लेफ्ट जिस तरह से हम लोगों को बैकफुट पे आना पड़ा है बंगाल में, हमारे सांसदों की संख्या जितनी कम हुई है, उसके बावजूद
इसी डेमोक्रेटिक सेंट्रिज्म में हम ये फैसला कर लेते हैं कि लेफ्ट की एक बहुत वोकल और मुखर आवाज, मध्यवर्गीय भाषा बोल सकने वाली आवाज सीताराम येचुरी को हम राज्यसभा में तीसरा टर्म नहीं देंगे। ठीक है, आपने नहीं दिया, उसके बाद क्या हुआ? इसके पहले जो हमारे अपने लोग थे वो भी हम लोग सुनते, जो मैं जानता हूं जो लेफ्ट के नहीं है, जो एक्चुअली एंटी लेफ्ट हैं, लेकिन जो सुनते थे, जो टीवी डिबेट्स में, जो बाइट्स में, जो संसद की डिबेट्स में सुनते थे सीताराम येचुरी को, अब हमारे जैसे लोग जानते हैं, कॉमरेड नीलोत्पल हैं, मोहम्मद सलीम साहब हैं, लेकिन बाकी लोग जो आम जनता थे जिसको वो भाषा समझ में आती थी, और फिर आप इन सारी चीजों को ब्लंडर बता देते हैं बहुत साल बाद। हमसे तो गलती हो गई। कॉमरेड, आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आप गलतियां करने के लिए स्वतंत्र हैं, बट ये जो पीढ़ी है वो बेसब्री नहीं है। वी आर नॉट इम्पेशेंट, वी आर सीइंग द फासिज्म टेकिंग इंडिया ओवर ब्रिक बाय ब्रिक, वी आर सीइंग देम डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी ब्रिक बाय ब्रिक। ये हमारे लिए सर्वाइवल का सवाल है। और आप जाने कहाँ पड़े हुए हैं कि जहाँ पे आप अगर पुरानी रेटोरिकल भाषा ना बोल पाएँ, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, देसिज्म एंड दैटिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, चलेगा नहीं। इस पीढ़ी के लड़कों से, लड़कियों से आपको उसी पीढ़ी की भाषा में बात करनी होगी, आपको नई भाषा सीखनी होगी। दुनिया इकोलॉजिकल मार्क्सिज्म पे बात कर रही है और आप अभी तक भारत सेमी फ्यूडल, सेमी कॉलोनियल है कि सेमी कैपिटलिस्ट है, और यहाँ पे पेजेंट रेवोल्यूशन होगा कि यहाँ पे मजदूर रेवोल्यूशन होगा, बावजूद उसके कि सबसे बड़ा जो आंदोलन अभी चल रहा है वो पेजेंट्री का ही है। लेकिन उस पेजेंट्री में कौन सी पेजेंट्री है, बहुत सारी चीज़ें आपको बैठ के रिथिंक करना पड़ेगा। कॉमरेड माओ की मुझे बहुत सारी बातें नहीं पसंद हैं, और जिस संदर्भ में उन्होंने लिखा था वो भी नहीं पसंद है, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि बॉम्ब द हेडक्वार्टर्स, मतलब जो पार्टी सेंटर पे जो कब्जा हो गया है उसको बदलो, वो अपने आप में एक दिलचस्प बात थी। आप लोगों को खुद ही अपना जो सेंटर है आइडियोलॉजिकली उसको बॉम्ब करके देखना चाहिए, जो चर्निंग होगी उससे कुछ निकलेगा। पुराने ज़माने की भाषा में, वो 1917 की भाषा में किसी को रेनेगेट कह देना, किसी को रनिंग डॉग ऑफ हिटलर कह देना, टोजो कह देना, ये नहीं चलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, इस विचलन के क्या कारण, और आपको इस पे और गंभीरता से सोचना चाहिए। हम लोग जो मार्क्सवाद के सबसे बड़े किले के ढहने के बाद मार्क्सवाद की धारा में आए थे, उसके बावजूद हमको क्या बताया गया था। जब मैंने आइसा ज्वाइन की तो उस समय की बातें सुन के मुझे लगता था कि सबसे बड़े जो दुश्मन हमारे हैं आइसा के और माले के, वो सीपीएम वाले हैं। 2 नंबर पे कांग्रेस है, 3 नंबर पे भाजपा है। हमारी तो पूरी पॉलिटिक्स ही ऐसे डिफाइन होती रही। लेकिन सबसे पहला जो दुश्मन है वो सीपीएम, जो फैक्शनिज्म है लेफ्ट के भीतर का, वो आपने पहले कूट कूट के भरा, सालों तक भरा। किसी कॉमरेड को क्या कह के संबोधित किया जाएगा, इस पे आप पार्टियां तोड़ते रहे। और फिर जब आप हल्के पड़ने लगे, लेफ्ट फ्रंट एक तो था, उसको तो छोड़ दें, वो तो लंबा प्रयोग है। लेकिन फिर जब आप हल्के पड़ने लगे, जब आप कमजोर पड़ने लगे, तो बिहार में आपने सीट अलायंस करना शुरू कर दिया। ठीक उस वक्त जब आप इलाहाबाद और जेएनयू में, लिबरेशन और आइसा के लोग जब इलाहाबाद और जेएनयू में सीपीएम और एसएफआई के लोगों को तापसी मलिक का हत्यारा बता रहे थे, संगूर और नंदीग्राम का हत्यारा बता रहे थे, ठीक उसी वक्त वो बंगाल और पंजाब विधानसभा चुनाव में स्ट्रैटेजिक सीट अलायंस भी कर रहे थे। ये जो हाइपोक्रेसी है, एक आदमी चला जाए तो वो विचलन है और आपकी पूरी पार्टी अलायंस कर रही है, और अभी मैं इस पे और आगे भी आ रहा हूं, तो वो रणनीति है। कॉमरेड, ये भाषा भी नहीं चलेगी। और इससे ज़्यादा जो बुरी बात, आपने एक पूरी पीढ़ी के मन में जहर घोल दिया। जेएनयू में सिर्फ बड़े नहीं आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बीए की जो क्लासेस हैं उनमें 17 साल के 18 अंडर 18 बहुत सारे आते हैं, और जो आपसे जुड़ जाते हैं, कोई एसएफआई से जुड़ गया, कोई आइसा से जुड़ गया, कोई पीएसयू से जुड़ गया, कोई डीएसयू से जुड़ गया, और आप उनको बाकायदा बम्बार्ड करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि ये सीपीएम वाले जो हैं वो तापसी मलिक के बलात्कारी हैं, ये तो रेपिस्ट हैं।
वो सीपीएम वाला कौन है? वो यूपी से आया हुआ कोई लड़का है जिसका जो पूरा परिवार है वो फ्यूडल है। वो बंबई से आई हुई कोई लड़की है जिसका जो परिवार है वो कैपिटलिस्ट है। लेकिन फिर भी उसको आइडियोलॉजी अच्छी लगी, उसको जोश अच्छा लगा, उसको दुनिया बदलने के सपने हैं। वो एज भी बहुत अच्छी होती है और वो जुड़ी आपके साथ, और आपने उसको बता दिया कि पहला दुश्मन तो वो दूसरा वाला वामपंथी छात्र संगठन है, बीजेपी नहीं। तब तक आसान रहा आपके लिए जब तक मेन लड़ाई लेफ्ट के अंदर थी। कभी आइसा ऊपर, कभी एसएफआई ऊपर, दैट इज कभी सीपीएम ऊपर, कभी सीपीएम लिबरेशन ऊपर। बट एज सून एज यू रियलाइज्ड कि नाउ योर लास्ट बेस्टियन इज लाइक गिविंग इन, तो आपने एक दिन अचानक से अलायंस कर लिया। 8 साल जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट्स ने एसएफआई वालों को, आम बच्चों को, यूपी बिहार के उन स्टूडेंट्स को जिनको बंगाल की राजनीति पता तक नहीं, जिनको हरमत वाहिनी तक नहीं पता, you called them rapists or rape apologists, you called them capitalists, you called them B team of Congress, और फिर आपने उनसे अलायंस कर लिया। आप इसी पे नहीं रुके, और इसका रिवर्स भी एसएफआई ने भी यही किया। एसएफआई तो एक कदम और आगे गई, उसके अंदर तो इतनी चर्निंग हुई कि एसएफआई ही 2 फाड़ हो गई, एक डीएफएस बना, और फिर आपने डीएफएस को अपने अलायंस में शामिल नहीं किया। तब तक नहीं किया जब तक आप आराम से रहे। जैसे ही आपको लगा कि अब बिना डीएफएस के आप यहां भी हारेंगे, जेएनयू में भी इलेक्शन हारेंगे, तब आप डीएफएस को भी ले आए। इफ दिस वॉज नॉट, एंड नन ऑफ दिस डिसीजंस आर टेकन विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्टी पर्सन इन चार्ज ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी फ्रंट, और ये पार्टी की पूरी नॉलेज में होता है। और अगर ये आप कर रहे हैं और ये डिविएशन नहीं है, और ये कन्हैया कर रहे हैं तो ये डिविएशन है। इससे भी बड़ी बात, अभी अभी तो आप बिहार में चुनाव लड़के आए साथ में। 2019 इलेक्शन में तो ठीक आरजेडी सीपीआई अलायंस नहीं था, कांग्रेस अलायंस नहीं था, लेकिन 2019 में तो बाकायदा अलायंस था। तो अगर आप पार्टी लेवल पे जो अलायंस कर रहे हैं वो रणनीति है। कांग्रेस के साथ जाना भाजपा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक फासीवाद को रोकने के लिए, कैपिटलिज्म को रोकने के लिए, वो रणनीति है। लेकिन कन्हैया का फिर उस पार्टी में ही चले जाना कि अगर यही रणनीति है तो 2024 में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन ही कर सकता है। कन्हैया के रहते या ना रहते, आप दोनों हालत में 2024 में कोई सिग्निफिकेंट फोर्स बनने नहीं जा रहे। जितने आपके सांसद हैं, अगर वो आपके चरम 2004 वाले इलेक्शन के बराबर भी आ जाएं, जब हमारे शायद 55 सांसद थे सब लेफ्ट मिला के, अराउंड 50 या 50 प्लस तो थे। यू आर नॉट गोइंग टू बी इन दैट पोजीशन इन 2024 इन एनी कंडीशन। तो अगर तब कुछ साथी ये डिसाइड करें कि नहीं, हम फिर उस फोर्स के साथ जाएंगे जो बीजेपी को निर्णायक मात दे सकती है, तो फिर वो क्या गलत कर रहे हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा साथी, खासतौर पे जो वरिष्ठ साथी हैं, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। 1917 की लैंग्वेज नहीं चलेगी। अभी मैंने बताई कतारें गिनाई, जो चले गए, जो हैं उन्हें बचा लीजिए। ये मेरी अपील भी है। बतौर एक कॉमरेड पार्टी में अब किसी नहीं हूँ, लेकिन मैं बाकायदा अभी भी लेफ्ट के साथ ही हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं जा पाऊँगा, हर जा रहे साथी को देख के ये भरोसा कम हो जाता है, पर फिर भी कोशिश करिए। खैर, आज के लिए कन्हैया पे इतना ही। आप सब मित्रों से विदा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वीडियोस को मेरे साझा भी करें अपने समूहों में, अपने दोस्तों के साथ। सी यू ऑल, बाय बाय।